जय हिंद साथियों। गणित शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम गणित विषय की प्रकृति पे हम लोग साथ में चर्चा कर रहे हैं। और ये बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय इसलिए होता है क्योंकि गणित शिक्षण शास्त्र के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि गणित विषय जो है जिसे बाकी अन्य विषयों की तुलना में प्राय विद्यालयी बच्चे थोड़ा सा कठिन तौर पे देखते हैं। तुलनात्मक तौर पे उनको गणित से डर लगता है। तो इस गणित विषय की प्रकृति से ऐसे कौन कौन से बिंदु जुड़े हैं जो गणित को कुछ स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं। और निश्चित तौर पे आपको मानना पड़ेगा क्योंकि हम सभी विद्यार्थी, आप भी मैं भी, अपने विद्यालय जीवन में गणित पढ़ करके निकले हैं और किसी एक स्तर तक, कम से कम 10वीं के स्तर तक तो सबने गणित पढ़ा है। आपने वहां पे इस बात को देखा होगा, पाया होगा कि गणित जो है वो बाकी अन्य विषयों की तुलना में कुछ अलग विशिष्टता लिए होता है। और ध्यान रखें, प्रत्येक विषय की जो विशिष्टता होती है वही उसकी प्रकृति कहलाती है। और ये भी आपको मानना पड़ेगा कि हर विषय की विशिष्टता चूंकि अलग अलग है, तो प्रत्येक विषय की प्रकृति को अलग अलग परिभाषित किया जा सकता है, वर्णित किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर हम गणित विषय की प्रकृति से जुड़े इस वीडियो में बहुत सारे तथ्य हम लोग देखेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जानेंगे कि गणित विषय की प्रकृति किन किन बिंदुओं में सिमटी हुई है, किन किन बिंदुओं में उसे रेखांकित किया जा सकता है। और गणित विषय की प्रकृति हम पढ़ें उससे पहले हम इस बात को भी डिस्कस कर लें कि प्रत्येक विषय की अपनी एक संरचना होती है। जैसे भाषा विषय जब आप देखेंगे तो भाषा विषय का उद्देश्य ये होता है कि बालकों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने, बालक अभिव्यक्त अपने आप को कर पाए, अपने विचारों को, अपनी बात को, अपनी सोच को वो उसे एक एक्सप्रेस कर पाए, उसे अभिव्यक्ति का रूप दे। गणित विषय अभिव्यक्ति पे बल नहीं देता है। पर्यावरण की जब आप बात करते हैं तो पर्यावरण में ये अपेक्षा होती है कि वो चारों तरफ की परिवेश की जितनी भी वस्तुएं उन सबको जाने, उनकी प्रकृति के बारे में जाने। विज्ञान विषय की जब बात होती है तो वो जो वैज्ञानिकता प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जो भी वस्तु आपके चारों तरफ है, जो भी परिवेश आपके चारों तरफ है, उसका क्या एक साइंटिफिक रीजन है, उसकी कहाँ से उत्पत्ति है, उसके संगठक क्या है, वो सारी चीजें विज्ञान के अंतर्गत जानी जाती है। वहां पर भी अभिव्यक्ति को बल नहीं दिया जाता है, लेकिन गणित में किन किन चीजों पे कहीं ना कहीं फोकस होता है, वो गणित के साथ कौन से बिंदु जुड़े होते हैं जो गणित को एक विशिष्ट विषय बनाते हैं। तो प्रत्येक विषय की जो प्रकृति होती है उसका सीधा संबंध उसकी विषय की संरचना से होता है। मैं यहां से अपनी बात प्रारंभ करता हूं और हम लोग कुछ चीजें एक बार लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रत्येक विषय की प्रत्येक विषय की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है, अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। और मैं हमेशा ये चाहता हूं और आपसे प्रत्येक वीडियो में ये अपेक्षा करता हूं, पूरे कोर्स के दौरान मेरी आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि आप चर्चाओं को बहुत ध्यान से सुने, चर्चा को ध्यान से समझें। फिर जितने भी बिंदु है वो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर वो बिंदु आपको याद रहेंगे। और जब याद रहते हैं, फिर परीक्षा में कोई सवाल जोड़ता है तो वो तुरंत वो जो आपको याद है, वो जो आपके जहन में जो है, वो फिर आपका परीक्षा में प्रश्न से सीधा सीधा कनेक्ट होता है। तो प्रत्येक विषय की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है जिसका सीधा संबंध जिसका सीधा संबंध उस विषय की प्रकृति से जुड़ा होता है। उस विषय की प्रकृति से जुड़ा होता है। भाषाई विषयों में भाषाई विषयों में जहां वर्णों, शब्दों, वाक्यों, के ज्ञान तथा
अभिव्यक्ति करने की क्षमता, की क्षमता विषयों की प्रकृति के केंद्र में होती है। केंद्र में होती है। वहीं मैंने जैसा कहा कि भाषाई विषयों में इंपॉर्टेंट होता है कि आप वर्णों को जाने, अक्षरों को जाने, उनको मिलाकर के उनके संयोग से बनने वाले शब्दों को समझे, शब्दों को मिलाकर के बनने वाले वाक्यों को समझे और अपने आप को व्यक्त कर सके। ये उन विषयों की, भाषाई विषयों की प्रकृति में होती है। वहीं पर्यावरण जैसे विषयों में, वहीं पर्यावरण या विज्ञान जैसे विषयों में परिवेश के चारों ओर की वस्तुओं के बारे में जानना, वस्तुओं के बारे में जानना उनके परस्पर संबंध पहचानना, उनके परस्पर संबंध पहचानना पहचानना तथा अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति को, तथा अन्वेषणात्मक यानी कि खोजी, है ना, मैं अन्वेषण का मतलब खोजी, का विकास करना प्रमुख होता है। आप देखेंगे जैसे मैंने कहा कि भाषाई विषयों में इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, अपने विचारों को, अपनी सोच को, जो कुछ भी उनके मन मस्तिष्क में है उसे व्यक्त कर पाए। वही पर्यावरण और विज्ञान जैसे विषय जो होते हैं वो परिवेश के चारों तरफ की वस्तुओं की बात करते हैं, उनके परस्पर संबंध की बात करते हैं, कहीं कुछ खोजने, तथ्य निकालने की बात करते हैं, सिद्धांतों के निर्माण की बात करते हैं। लेकिन गणित जो होता है, गणित गणनात्मक कौशल नहीं होता है केवल, गणित गणनात्मक कौशल से भी ज्यादा बढ़कर के एक तार्किक संरचना होती है। किंतु किंतु गणित केवल गणनात्मक कौशल, गणनात्मक कौशल ही नहीं होता, बल्कि उससे भी बढ़कर, बल्कि उससे भी बढ़कर एक तार्किक संरचना होती है, एक तार्किक संरचना होती है। और गणित के बारे में मैंने पहले भी चर्चाओं में कहा है कि गणित जो है वो केवल गणना का विज्ञान नहीं है, केवल गणनात्मक कौशल नहीं है। गणित जो होता है वो एक तार्किक संरचना होती है, बच्चे की सोच का गणितीकरण करती है। और बच्चे की सोच का गणितीकरण का मतलब होता है कि वो दिमाग से हर तथ्य, हर बात, हर चीज में वो तर्क करना सीखे, वो उनको एक दूसरे से रिलेट करना सीखे, वो कहीं ना कहीं उनकी उत्पत्ति और उसको एक आगे बढ़ने की जो क्रमबद्धता है उसको समझे। ये गणित में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और यही तार्किक संरचना होती है। एनसीएफ 2005 से, जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि एनसीएफ 2005 ने इस बात को कहा, लिटरली इस बात को कहा कि गणित केवल गणनात्मक कौशल को विकसित करने का विषय नहीं है, वो बालकों की सोच के गणितीकरण की प्रक्रिया है।
तो गणित जो होता है वो केवल गणनात्मक कौशल नहीं होता, उससे भी बढ़ के एक तार्किक संरचना होती है। गणित की प्रकृति को अब हम कुछ बिंदु बनाएंगे। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। निम्न बिंदुओं में आप जिस समय ये वीडियो पढ़ रहे होंगे तो उस समय मैं ये बोल के आपको जो लिखाता हूं, समझाता हूं, ये आपके बड़ा काम में आने वाला है। क्योंकि प्रत्येक चर्चा को जब आप ध्यान से सुनेंगे और एक एक करके एक एक लाइन को लिखता हुआ देखेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे, निश्चित तौर पर ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो कैपेसिटी होती है, क्योंकि परीक्षा में जब सवाल आते हैं वहां पे आपसे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मांगी जाने लगी है। अभी सूचना तथ्यों को याद रखना इंपोर्टेंट नहीं होता है। तो हम कौन कौन से बिंदुओं में गणित की प्रकृति को समेट सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले नंबर 1, और गणित की प्रकृति से जुड़ा ये बड़ा अहम, बड़ा इंपोर्टेंट बिंदु होता है, और वो है गणित की प्रत्येक शाखा। गणित की प्रत्येक शाखा स्वयं सिद्धि, स्वयं सिद्धि यानी कि अभिग्रहित, दोनों नाम होते हैं, अभिग्रहित से प्रारंभ होती है। अभिग्रहित से प्रारंभ होती है। ये क्या है? स्वयं सिद्धि क्या है? स्वयं सिद्धि, स्वयं सिद्धि क्या है ये हमको समझना है। हमने गणित के बारे में बोल दिया। स्वयं सिद्धि, स्वयं सिद्धि यानी कि एक्सियोम्स, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सियोम्स। तो गणित का जो नेचर है, नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स जो है वो ये है कि गणित जो है, मैथमेटिक्स हमेशा एक्सियोम्स से स्टार्ट होगा। और गणित को जब हम स्टार्ट करते हैं वहां पे ऑलरेडी ये मान, स्वयं सिद्धि क्या होती है? स्वयं सिद्धि नाम से भी स्पष्ट है कि गणित में आपको पता है कि गणित में प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक चीज को सिद्ध करना होता है। आप किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचे, उस निष्कर्ष की प्राप्ति आपने कैसे की, ये बड़ा आवश्यक होता है गणित में। लेकिन गणित में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है, ये मान लिया जाता है। स्वयं सिद्धि जो होती है वो ऐसे विचार होते हैं जिन्हें सत्य सही जिन्हें सत्य सिद्ध मान लिया जाता है। वो ये मान लिया जाता है कि इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो अंडरस्टूड फैक्ट है। यानी कि स्वयं सिद्धि जो है ये ऐसे विचार हैं, ऐसे गणितीय विचार हैं, ऐसी गणितीय विचार हैं जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बिना सिद्ध किए, उन्हें बिना सिद्ध किए ही सत्य मान लिया जाता है, ये सत्य माना जाता है। अब ऐसे कौन कौन से विचार हो सकते हैं? ऐसी कौन कौन से विचार हो सकते हैं जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन वो सत्य है? तो मैं जनरली जब ऑफलाइन क्लास में बच्चों के साथ संवाद करता हूँ, आप देखिए ऐसे बहुत सारे विचार होते हैं। हम गणितीय विचारों के पे भी आएंगे, लेकिन सामान्य तौर पे जैसे एक विचार मैं आपको बता रहा हूँ, सामान्य विचार है, आप उसे गणित से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसे बिना गणित के भी सोच सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि पिता जो होता है वो अपने पुत्र से हमेशा बड़ा होता है, ये एक विचार है। पिता अपने पुत्र से हमेशा बड़ा होता है, ये एक विचार है, और ये विचार सत्य है। अब इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। ऐसे विचार, ऐसे गणितीय विचार, और गणित में ऐसे कई सारे विचार हैं जो स्वयं सिद्ध है। और ध्यान रखो, जब तक गणित इन स्वयं सिद्ध विचारों से नहीं चलेगा तब तक गणित में फिर, क्योंकि ये जो स्वयं सिद्धि होती है इन्हीं के आधार पर फिर आगे सिद्धांत जो निष्कर्ष होते हैं ना, इन्हीं स्वयं सिद्धियों के आधार पर। मैं बता दूं इनका महत्व क्या है, इसको मैं अलग से रेखांकित कर रहा हूं। इन्हीं स्वयं सिद्धियों के आधार पर, इन्हीं स्वयं सिद्धियों के आधार पर स्वयं सिद्धि तो वो हो गई जो हमने पहले ही बिना सिद्ध किए सच मान लिया है। और ध्यान रखो, ऐसी ही स्वयं सिद्धियों के
आधार पर गणित के अन्य सिद्धांतों का सृजन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इन्हीं स्वयं सिद्धियों को आधार मानते हुए अन्य गणितीय सिद्धांतों या निष्कर्षों की प्राप्ति की जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि पिता जो होता है वो पुत्र से हमेशा बड़ा होता है, ये एक स्वयं सिद्धि है। ये एक ऐसा स्वयं सिद्ध विचार है, इसको सही सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, ये अंडरस्टूड फैक्ट है कि बड़ा ही होगा। मैं आपको कुछ गणितीय विचार आपको बताता हूं जिन्हें आप स्वयं सिद्धि की श्रेणी में रखते हैं, जिन्हें आप रख सकते हैं। जैसे कुछ स्वयं सिद्धियां जो हैं, जैसे एक स्वयं सिद्धि मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक राशि ये स्वयं सिद्धियां हैं। स्वयं सिद्धियां हैं, प्रत्येक राशि या संख्या अपने किसी अंश यानी कि भाग से सदैव बड़ी होती है। ये थोड़ा मोटा तो नहीं चल रहा है, ठीक है। कोई भी राशि है, आप ये देखो, ये भी स्वयं सिद्ध है। कोई भी राशि, कोई भी संख्या अपने किसी भाग से, अपने किसी अंश से, अपने किसी टुकड़े से हमेशा बड़ी होगी। राशि है, उसका कोई एक अंश है, तो जो राशि है वो अपने उस अंश से, उस टुकड़े से हमेशा बड़ी होगी। अगर मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए की राशि है, उसका एक अंश आपने निकाल दिया 150 रुपए, वो 1000 रुपए जो है वो उस अंश 150 रुपए से हमेशा ज्यादा होंगे, हमेशा अधिक होंगे। तो प्रत्येक राशि, प्रत्येक संख्या, और ये अंडरस्टूड है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अंश है वो उसी में से तो निकला है, पूरी राशि में से अंश निकला है। तो प्रत्येक राशि या संख्या जो होती है वो अपने किसी अंश या भाग से सदैव बड़ी, ये स्वयं सिद्धि है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, और ये आगे गणितीय सिद्धांतों में कहीं आधार बनती है। दूसरी देखो, वो भी इसी से जुड़ी है। प्रत्येक राशि अपने सभी अंशों का कुल योग होती है। ये भी अंडरस्टूड बात है, ये भी स्वयं सिद्धि है। कोई राशि है, उसके जितने भी अंश हैं, जितने भी टुकड़े हैं, उन सबका योग करोगे, उन सबका टोटल करोगे तो वो राशि निकल आएगी। अगर मान लीजिए आपने किसी एक राशि की, किसी एक संख्या के आपने 5 टुकड़े किए, और वो 5 टुकड़ों को जब आप जोड़ोगे तो वो उसी संख्या के बराबर आएगा। ये अंडरस्टूड फैक्ट है, ये स्वयं सिद्धि है। तो स्वयं सिद्धि, कोई राशि अपने सभी अंशों का कुल योग होती है। और देखो, रेखागणित के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, रेखागणित के दृष्टिकोण से, जैसे दो सरल रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर ही काट सकती हैं, केवल एक बिंदु पर ही काट सकती हैं, ये स्वयं सिद्धि है। और आपको पता है, दो सरल रेखाएं हैं, आप उन दो सरल रेखाओं को, जो सरल रेखा मतलब सीधी रेखाएं हैं, अब आप ये दो सरल रेखाएं, मान लीजिए एक सरल रेखा ये, एक सरल रेखा ये है, और ये जब आप इनको बढ़ाओगे तो ये इस एक बिंदु पे काटेंगे, इस एक बिंदु पे। अब आप सोच के देखो कि ये तो आगे बढ़ती जा रही है और ये आगे इधर बढ़ती जा रही है, और आगे इनके बीच का गैप जो और बढ़ता जाएगा, तो क्या ये एक दूसरे को संभव है कि काटे? ये कभी भी एक दूसरे को एक से, कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि आगे से जाकर के घूम करके आ जाए, या ये आगे जाकर के घूम के आ जाए,
क्योंकि अगर ये घूम के आ गई तो फिर सरल रेखा नहीं रहेंगी, फिर ये सरल रेखा थोड़ी रहेंगी। तो सरल रेखा, कोई सरल रेखा या तो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, अगर वो समांतर होंगी तो काटेंगी नहीं, और अगर काटती हैं तो केवल एक बिंदु पे काटती है। ये भी एक अंडरस्टूड फैक्ट होता है, इसको भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक और जैसे मैं आपको बता दूं, एक और आप देख सकते हैं कि जैसे आप, इसको मैं अलग से बना देता हूं, देखें कि जैसे आपने एक बिंदु को केंद्र माना, और केंद्र मान करके एक त्रिज्या लेकर के आपने एक वृत्त घुमाया, है ना, वृत्त घुमाया आपने, ये इसको केंद्र मान करके, और इसी बिंदु को केंद्र मान करके एक भिन्न त्रिज्या लेकर के, जो इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है, आपने त्रिज्या मान करके एक वृत्त और घुमा दिया। अब एक ही बिंदु को केंद्र मान करके और अलग अलग त्रिज्या लेकर के, अलग अलग त्रिज्या लेकर के ये जो दो दो वृत्त बने हैं, ये संकेंद्रीय वृत्त हैं। और ये आप जानते हो कि संकेंद्रीय वृत्त जो है वो एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकते हैं, ये काट ही नहीं सकते हैं। ये भी एक गणितीय विचार है, और इस गणितीय विचार को हम व्यक्त करते हैं, दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं स्वयं सिद्धि के, एक्सियोम्स के, जो गणित के अंदर अंडरस्टूड फैक्ट है, और ये जो विचार होते हैं अंडरस्टूड फैक्ट है, ऐसी अनेकों स्वयं सिद्धियां हैं जो गणित में मानी जाती हैं, जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि यही स्वयं सिद्धियां जो होती हैं, ये गणितीय सिद्धांतों निष्कर्षों का आधार मानी जाती हैं, क्योंकि आगे चल के जब बड़े अगले जो गणितीय सिद्धांत आप प्राप्त करते हो, बड़े गणितीय सिद्धांत आप प्राप्त करते हो, वहां पे यही स्वयं सिद्धियां उसका आधार होती हैं। तो ये गणित की प्रकृति नंबर 1, गणित की प्रकृति नंबर 1, कि गणित की प्रत्येक शाखा स्वयं सिद्धि अभिग्रह से प्रारंभ होती है। और मुझे याद है कि एक परीक्षा में तो ये सवाल भी आया है कि गणित की प्रत्येक शाखा किससे प्रारंभ होती है, तो गणित की प्रत्येक शाखा स्वयं सिद्धि से प्रारंभ होती है, अभिग्रह से प्रारंभ होती है। गणित की प्रकृति नंबर 2, गणित की प्रकृति नंबर 2 वो क्या है? गणित की अपनी एक भाषा होती है, गणित की अपनी एक भाषा होती है। हालांकि गणित की भाषा अलग से भी एक टॉपिक के तौर पे पढ़ेंगे हम लोग, और वहां पे देखेंगे गणित की भाषा से जुड़े कौन कौन से बिंदु होते हैं। लेकिन यहां हम देखें गणित की अपनी एक भाषा होती है, तथा तथा गणितीय संकेत, चिन्ह, सूत्र, विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हैं, विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हैं। ये क्या चीज है? क्या अपनी एक भाषा होती है? इसका क्या अर्थ है? कौन से निष्कर्ष निकलेंगे? विशिष्ट निष्कर्ष गणितीय संकेतों से। और ये आपको अच्छे से विदित है। जैसे मैं कई बार बच्चों को ये एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे ये तीन त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है, और मैं अगर ये पूछता हूं ये त्रिभुज नंबर 1 है, ये त्रिभुज नंबर 2 है, ये त्रिभुज नंबर 3 है, और मैं जब ये पूछता हूं कि इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण है, तो ज्यादातर बच्चों का जवाब होता है सर त्रिभुज नंबर 2 समकोण है, क्योंकि उनको वो समकोण जैसा दिख रहा है। वो इसके बारे में विचार करते हैं कि ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, और इसको देख करके बताते हैं। लेकिन आप सोच करके विचार करिए कि ये समकोण त्रिभुज, ये तीनों में से कोई समकोण त्रिभुज नहीं है। गणितीय तौर पे जो सत्य बात है वो ये कि इन तीनों में से कोई समकोण त्रिभुज है ही नहीं। और क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आपका ये जो एंगल जिसको आप 90 डिग्री का मान रहे हो, ये 90 डिग्री का नहीं है, अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है। अगर ये 90 डिग्री की जगह, ये जैसे आप कह रहे हो कि ये 90 डिग्री का है, अगर मान लीजिए आप सोच के, क्योंकि आपको 90 डिग्री का लग रहा है, लेकिन अगर ये 90 डिग्री की जगह अगर ये मान लीजिए 89 डिग्री का होता तो भी आपको ऐसा ही लगता देखने में, 1 डिग्री से फर्क पड़ता ही नहीं है। और अगर मान लीजिए 91 डिग्री का होता तो भी आपको ऐसा ही लगता।
देखने में ऐसा ही लगता, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री के प्लस माइनस से एंगल के आप उसमें, तो अगर मान लीजिए 89 डिग्री का होता ये भी, तो ये 89 का होता और ये भी न्यून कोण एक्यूट एंगल और ये भी एक्यूट एंगल, न्यून कोण और ये भी 89 का न्यून कोण, तो फिर तो ये त्रिभुज जो है न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा ना फिर तो। और अगर मान लीजिए इसकी बात करेंगे तो ये तो अधिक कोण त्रिभुज है, ये तो 90 से ज्यादा है, इसका झुकाव बता रहा है, इसका ये जो झुकाव है, ये झुकाव हमको बता रहा है 90 डिग्री से ज्यादा है, और ये जो झुकाव है ये बता रहा है 90 डिग्री से कम है, ये तो क्लियर है, तो ये तो क्लियर न्यून कोण है, ये क्लियर अधिक कोण त्रिभुज है। लेकिन ये जो है ये क्लियर समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि अगर ये 91 का अगर मान लीजिए 1 डिग्री ज्यादा हो 91 का, तो भी देखने में तो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन फिर ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो आवश्यक होता है कि आप एक संकेत लगाते हैं, और वो संकेत ये होता है, अब जैसे ही आपने संकेत लगाया वैसे ही अब ये सिद्ध हो गया कि अब ये 90 डिग्री का है, अब ये 90 डिग्री का कोण है, तो अब आप दृढ़ता से बोल सकते हो संकेत लगते ही कि ये समकोण त्रिभुज है। तो संकेत क्या लगा, संकेत आपका ये लगा, हमने कहा गणित की अपनी एक भाषा होती है, गणित के संकेत जो होते हैं, संकेत निष्कर्ष निकालते हैं, संकेत ने एक संकेत जो चिन्ह होते हैं वो निष्कर्ष निकालते हैं, तो संकेत ने चिन्ह लगाते ही आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि समकोण त्रिभुज है। अगर मान लीजिए मैं दो संख्या है एक्स और वाई और उनके बीच में एक संकेत लगाता हूं, ये संकेत है, तो इस संकेत के लगते ही आप तुरंत कह देते हो कि एक्स बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है वाई से, आप तुरंत इस निष्कर्ष को निकाल देते हो। अगर मैं मान लीजिए अगर मैं ये चिन्ह लगा देता हूं, आप तुरंत इस चिन्ह के लगते ही आप बता देते हो, आप चिन्ह के लगा देते हो कि ए छोटा है बी से। अगर बराबर चिन्ह लग जाता है P बराबर Q, आप P बराबर Q इस चिन्ह के लगते ये सारे का सारा काम आप देख रहे हैं, सारा का सारा काम कौन कर रहा है, सारा का सारा काम ये चिन्ह कर रहे हैं। गणित की अपनी एक भाषा होती है, आप इस भाषा में आप देखेंगे बराबर का चिन्ह है, छोटा है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये जो चिन्ह है, ये जो साइन होता है, कोण का साइन आपने ये बनाया, ये कोण का साइन बनाया आपने, ऐसे कई सारे होते हैं, आप परपेंडिकुलर का बनाते हो, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, लंबवत का साइन होता है। तो गणित की अपनी एक भाषा होती है, और वो भाषा गणित के कई सारे निष्कर्ष निकाल देती है। दो सरल रेखाएं जब आपकी ऐसी चल रही हैं, तो दो सरल रेखाओं पे अगर ऐसे केवल तीर लगा देने से ये मान लिया जाता है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं, दोनों सरल रेखाएं ये समांतर हैं, आप तुरंत ये मान लेते हो कि ये दोनों सरल रेखाएं समांतर हैं, यानी कि फिर ये एक दूसरे को न तो आगे न पीछे कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि एक संकेत आपने लगा दिया। आप किसी भी त्रिभुज पर जब आपने ABC एक त्रिभुज लिखा, तो किसी भी त्रिभुज पर जब आपने कोई साइन नहीं लगाया है, कोई संकेत नहीं लगाया है, तो ये कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसमें कोई गणितीय संकेत या गणितीय चिन्ह का प्रयोग करते हो, तो आप तुरंत फिर एक निष्कर्ष निकालने लगते हो कि अच्छा हाँ अब तो क्लियर है कि ये जो AB भुजा है और ये AC भुजा है ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है, तुरंत निष्कर्ष निकलेगा। आगे हम फिर सिद्ध करते हैं कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो समान माप की जो भुजाएं होती हैं उनके सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो AB भुजा के सामने का कोण ये और AC भुजा के सामने का कोण ये दोनों बराबर होंगे, ये फिर आप निष्कर्ष निकालते हैं, संकेत ने निष्कर्ष निकाला है। और अगर मान लीजिए तीनों भुजाओं पे ऐसे लगा हो, तो तीनों भुजाओं पे अगर ऐसे लगा होगा तो फिर आप ये कह देते हो कि हाँ अब तो ये त्रिभुज समबाहु है, कितनी कितनी सेमी की भुजा है इसकी प्रत्येक पता नहीं है, लेकिन तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज है, और 100% पे तीनों 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 जो कोण है फिर तीनों तीनों कोण भी बराबर होंगे। जब समबाहु त्रिभुज होगा तीनों भुजाएं समान होंगी तो फिर तीनों कोण बराबर होंगे, और तीनों कोणों का योग 180 है, तो फिर प्रत्येक कोण 60 60 60 का भी होगा, हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। तो ये संकेत लगते ही आप कई सारे निष्कर्ष निकालने लगते हो। तो मैंने जैसे कहा इस बात को कि गणित की अपनी एक भाषा होती है, और गणित के जो संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, सूत्र होते हैं, विशिष्ट निष्कर्ष, आप गणित का कोई सूत्र लिखते हो वो अपना एक निष्कर्ष निकालता है, वो अपना एक विशिष्ट उसका एक अर्थ होता है। ये गणित की भाषा होती है, ये गणित की एक महत्वपूर्ण प्रकृति होती है। 3 नंबर गणित की प्रकृति सर्पिलाकार होती है।
गणित की प्रकृति सर्पिलाकार होती है। सर्पिलाकार, वर्तुलाकार, वर्तुलाकार, अंग्रेजी में बोलते हैं स्पाइरल। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज स्पाइरल होती है। और स्पाइरल वर्तुलाकार का मतलब क्या होता है? वर्तुलाकार का मतलब होता है, मैं आपको अलग से एक वो बना देता हूं। वर्तुलाकार का मतलब होता है गणित ये होता है, गणित ये होता है। और आप देखें इस फिगर को, जब आप गौर से देखेंगे तो ये वर्तुलाकार होता है। इसमें आप देखें प्रत्येक नीचे का स्तर अगले आगे के स्तर से बड़ी मजबूती से कनेक्टेड है, बंधा हुआ है। हर जो आगे का स्तर है वो पीछे कनेक्ट होकर के आ रहा है, पीछे वाले को मजबूत करता हुआ फिर आगे बढ़ रहा है, फिर आगे बढ़ के फिर पीछे लौटता है, फिर पीछे वाले को मजबूत करता हुआ आगे बढ़ता है। इसका मतलब गणित के संदर्भ में क्या होगा? इसका मतलब गणित के संदर्भ में होगा कि गणित की जो अवधारणाएं होती है, गणित की अवधारणाएं वो एक दूसरे से इतनी वेल कनेक्ट होती हैं कि आप गणित की किसी एक अवधारणा को दूसरी अवधारणा से अलग करके आप समझ ही नहीं सकते हो, सीख ही नहीं सकते हो। अगर आपको संख्या ज्ञान नहीं है, संक्रिय ज्ञान नहीं है, तो आप वर्ग, वर्गमूल, भिन्न, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्तक और आगे की संकल्पनाओं को कभी आप समझ नहीं सकते हो। वो हर संकल्पना आगे की पिछली संकल्पना से जुड़ी होती है। और इसीलिए मैं जब बच्चों को गणित पढ़ाता हूं तो गणित के सिलेबस में बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि देखिए, आपके सिलेबस में कोई पर्टिकुलर बिंदु अगर नहीं भी लिखे हैं तो भी आपको ये मानना है कि वो आपके सिलेबस में है, क्योंकि वो हर हालत में सिलेबस का एक भाग होता है। गणित में आप कभी इनको डिस्क्रिमिनेट करके देख ही नहीं सकते हो, अलग करके देख ही नहीं सकते हो कि अच्छा लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक लिखा तो है नहीं सिलेबस में, तो हम क्यों पढ़ें? अरे आप उसको नहीं पढ़ोगे, आगे बहुत सारी संकल्पना में आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने की जरूरत पड़ेगी, तब वहां पे काम आएगा। भिन्ने आपकी में नहीं लिखी हैं, लेकिन आगे जब गणनाएं करेंगे तो भिन्नों का कहीं ना कहीं कनेक्शन, दशमलव संख्या की ना की कनेक्शन ऐसा बैठेगा, वहां पे आपको हल करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको कोई टॉपिक भले लिखा नहीं होता है, लेकिन वो गणित की अवधारणाएं एक दूसरे से इतनी इंटर रिलेटेड होती हैं, को रिलेटेड होती हैं कि आप उन्हें अलग करके नहीं देख सकते। एंड दिस इज स्पाइरल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो गणित की प्रकृति सर्पिलाकार, वर्तुलाकार होती है, अर्थात गणितीय गणितीय संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, गणितीय संप्रत्यय, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं एक दूसरे से बहुत अधिक अंतर संबंधित होते हैं। बहुत अधिक अंतर संबंधित होते हैं। आप अगर मान लीजिए संख्या पद्धति आप पढ़ रहे हैं, तो संख्या पद्धति में जब तक आपको प्राकृत संख्याएं पता नहीं है तो आप पूर्ण संख्याएं जान ही नहीं सकते हैं। पूर्ण संख्याएं पता नहीं है तो आप पूर्णांक की अवधारणा, पूर्णांक के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकते, इंटीजर्स को। जब आप इंटीजर प्राकृत पूर्णांक को नहीं समझ सकते तो आप परिमेय यानी कि रेशनल नंबर को नहीं समझ सकते। यानी कि हर प्रकार का जो है, हर प्रकार की अवधारणा एक दूसरे को कहीं ना कहीं, और फिर ये वर्तुलाकार में ये भी होता है कि जब आप आगे की अवधारणा सीखते तो पीछे की अवधारणा जो होती है वो और मजबूत होती जाती है आपकी। ये वर्तुलाकार का, स्पाइरल का मतलब यही होता है कि अगली अवधारणा पीछे की अवधारणा से कनेक्ट होती है और पिछली अवधारणा अगली अवधारणा से कनेक्ट होती है। और ये इस प्रकार से एक दूसरे को, तभी गणित एक निश्चित क्रम में पढ़ाया जाता है। आप हिंदी में रसखान के, कबीर के, सूरदास के, इनके दोहे अलग अलग किसी भी अन्य क्रम में पढ़ सकते हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी को, हरवंश राय बच्चन को, रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आप किसी भी क्रम में पढ़ ले, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन गणित में आपने भिन्न नहीं पढ़ी, आपने दशमलव संख्या नहीं पढ़ी, आपने लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक नहीं पढ़ा है, और आप आगे के किसी टॉपिक को कर रहे हो, आप कर कहां से पाओगे? आप कर ही नहीं सकते हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अंतर संबंधित होते हैं। और ध्यान रखो, ये जो सर्पिलाकार प्रकृति होती है, यह सर्पिलाकार प्रकृति अन्य विषयों में बहुत कम होती है। यह सर्पिलाकार प्रकृति अन्य विषयों में गणित की तुलना में बहुत कम होगी। गणित की तुलना में
बहुत कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अन्य विषय जैसे मैंने अभी कहा कि भाषाई विषय हो या अन्य कोई विषय हो, कोई कईयों में तो बिल्कुल नहीं होती, कईयों में होती है तो बहुत कम होती है। गणित में बहुत स्ट्रांगली होती है, बड़ी दृढ़ता पूर्वक। तो अंतर संबंधित होना, स्पाइरल नेचर होना, ये गणित की अपनी एक विशेषता है। तीसरे नंबर की गणित की चौथी विशेषता, गणित की चौथी विशेषता, गणित के निष्कर्ष, गणित के निष्कर्ष सदैव सदैव सार्वभौमिक, गणित के निष्कर्ष सदैव सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होती है। इसका क्या मतलब है निष्कर्ष यूनिवर्सल होना? गणित का कोई भी सिद्धांत, कोई भी थ्योरी, कोई भी गणित का विचार है, वो ध्यान रखो वो हमेशा सार्वभौमिक होगा, यूनिवर्सल होगा। इसका अर्थ ये होता है कि आप गणित की किसी भी चीज को कहीं भी, पूरे विश्व में कहीं भी जाकर के देखेंगे, और आपने जहां पे जैसे सिद्ध किया है गणित का वो निष्कर्ष, मान लीजिए आपने भारत में कोई निष्कर्ष सिद्ध किया गणितीय तर्कों के आधार पर, वो अमेरिका में भी सही होगा, इंग्लैंड में भी सही होगा, सब जगह सही होगा। गणित का निष्कर्ष ऐसा नहीं होता है कि भारत के लिए अलग हो, अन्य देशों के लिए अलग हो, अन्य देशों के लिए अलग हो। लेकिन क्या अन्य विषयों में ऐसा होता होगा? बिल्कुल होता है। आप इतिहास के, हिस्ट्री के सापेक्ष देखें, पॉलिटिकल साइंस के सापेक्ष देखें, देश बदलता है, स्थान बदलता है, विचार बदलते हैं, राजनीतिक अवधारणाएं बदलती हैं, नैतिक मूल्य बदलते हैं, चारित्रिक मूल्य बदलते हैं। कोई चीज किसी एक समाज के लिए नैतिक हो सकती है, वो दूसरे के लिए अनैतिक होती है, वो यूनिवर्सलिटी नहीं होती। यूनिवर्सल ना होने का मतलब होता है कि कोई चीज यहां पर जिस तरीके से मानी जाती है वो विश्व के अन्य किसी भूभाग में उस तरीके से ना मानी जाए, उसका वहां पे दूसरा रूप हो, आदर्श रूप दूसरा हो। इसका मतलब होता है वो सार्वभौमिक नहीं है। लेकिन कोई एक चीज, कोई एक विचार ऐसा है जो पूरे विश्व में कहीं भी चले जाए। 3 into 4 = 12, 3 गुणा 4 = 12। आप इस विचार को लेकर के पूरे विश्व में कहीं भी घुमाओ, सब जगह मान 3 गुणा 4 का मतलब 12 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 गुणा 4 का मतलब 12 तो भारत में हो, लेकिन 3 गुणा 4 का मतलब अमेरिका में 20 आ जाए, 3 गुणा 4 का मतलब यूरोप में जाके 15 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सार्वभौमिक होते हैं। और ध्यान रखो ये बात जो है, ये एक एक प्रश्न से जुड़ी ये बात, एक प्रश्न परीक्षा में आया कि गणित को विश्वव्यापी विषय बनाने में गणित की कौन सी प्रकृति उत्तरदायी होती है? गणित विश्वव्यापी विषय है, पूरे विश्व में समान तरीके से पढ़ा जाता है। आप राजस्थान के संदर्भ में भी देख रहे हैं, जैसे राजस्थान में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है, 1 से 8 तक का आरएससीईआरटी करती है सिलेबस लेखन। आप ये देखो गणित की जितनी भी थ्योरीज पूरे भारत के किसी भी राज्य में पढ़ाई जा रही होंगी, वो सारी थ्योरीज सभी राज्यों में समान तरीके से पढ़ाई जा रही होंगी। लेकिन पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की, हिंदी की, अन्य विषयों की जो पुस्तक है वो अलग अलग राज्यों में देखेंगे, वो अलग अलग आपको मिलेंगी, वो उनके परिवेश के हिसाब से होती है। लेकिन गणित एक यूनिवर्सल तौर पे पढ़ाया जाता है। तो गणित के निष्कर्ष सदैव सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब होता है अर्थात अर्थात गणितीय निष्कर्षों में अर्थात गणितीय निष्कर्षों में सदैव एक रूपता होती है, एक रूपता होती है। और वो प्रश्न जो परीक्षा में आया, शायद इसी वर्ष की गणित शिक्षण शास्त्र में प्रश्न आया है रिसेंटली कुछ टाइम पहले, कि गणित की कौन सी प्रकृति गणित को विश्वव्यापी विषय बनाती है? ये निष्कर्षों में एक रूपता यानी कि सार्वभौमिकता जो होती है ना, यूनिवर्सलिटी, वही उसको विश्वव्यापी विषय बनाती है। और यही प्रकृति गणित को यही प्रकृति गणित को विश्वव्यापी विश्वव्यापी यानी कि ग्लोबल विषय बनाती। तो गणित में तार्किकता होती है, क्रमबद्धता होती है, सटीकता होती है,
शुद्धता होती है, ये सब गणित की प्रकृति है जो अभी आगे मैं लिखूंगा। लेकिन तार्किकता, सटीकता, शुद्धता, क्रमबद्धता ये उसे विश्वव्यापी नहीं बनाती। निष्कर्षों की एक रूपता उसे विश्वव्यापी बनाती है। विश्वव्यापी का मतलब होता है पूरे विश्व में एक समान माना जाए, और गणित के निष्कर्षों में सार्वभौमिकता होती है, यूनिवर्सलिटी, ये उसे विश्वव्यापी विषय बनाती है। ये गणित की प्रकृति नंबर 4। गणित की प्रकृति नंबर 5, गणितीय निष्कर्ष। गणितीय निष्कर्ष सदैव अविवादास्पद होते हैं। सदैव अविवादास्पद होते। अविवादास्पद, अनकंट्रोवर्शियल, यानी कि आप उन्हें कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते। कोई कोई कंट्रोवर्सी की गुंजाइश ही नहीं है। अर्थात अर्थात उन्हें लेकर कोई संदेह, विवाद नहीं किया जा सकता। ध्यान रखो, गणित के जो निष्कर्ष होते हैं वो अविवादास्पद, अनकंट्रोवर्शियल होते हैं। आप उन्हें लेकर के कोई विवाद कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा परख करके, सिद्ध करके, सत्य का विवेचन करके निकलते हैं कि आप किसी भी कीमत पर आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हो। अविवादास्पद होते हैं ये प्रश्न, ये सारी प्रकृतियां जो होती हैं, ये प्रश्न जब आता है, प्रश्न कि गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य है, तो वहां पे हमारी ये जो समझ होती है ये सबसे ज्यादा काम करती है। तो गणितीय निष्कर्ष सदैव अविवादास्पद होते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक और अगला मैं लिखाता हूं, गणित की प्रकृति का बिंदु। गणित के निष्कर्ष सदैव सदैव सत्य का विवेचन करके, सत्य का विवेचन यानी कि एनालिसिस ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का एनालिसिस करते हो, उसके बाद आप गणित के किसी निष्कर्ष में आप पहुंचते हो। तो गणित के निष्कर्ष जो होते हैं वो सदैव सत्य का विवेचन करके निकाले जाते हैं, करके निकाले जाते हैं। तथा इनकी प्राप्ति में भावनाओं प्रतिबद्धताओं स्थानीयताओं का कोई रोल नहीं होता, का कोई रोल नहीं होता। इसको भी मैं समझाता हूं। देखो, आप गणित नहीं होता है ना, होता बोले स्थानीयताओं का मतलब ये है कि मैं गणित का अगर कोई निष्कर्ष निकाल रहा हूं तो गणित का निष्कर्ष में केवल ट्रुथ का एनालिसिस करूंगा, उसके बाद निकलेगा। अब उसमें मेरी भावनाएं, मेरे इमोशंस क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरी भावना तो ये है कि आप 5 गुणा 4 का मान 15 मानो, मेरी भावना है। आप मान सकते हैं? नहीं मान सकते। मैं अगर ये कहूं कि 45 में 9 का भाग दो और 9 पंजे 45, 5 भागफल आएगा, तो मेरा मतलब ये है, मेरा मानना ये है कि हमारे समाज में मान्यता है, हमारे परिवेश में मान्यता है कि 9 का भाग 45 से देते तो 3 बार जाएगा। आप मानो, नहीं मान सकते आप। तो आपकी जो लोकेलिटी है, आपका जो प्रतिबद्धता यानी कि आपका कमिटमेंट्स है, आपकी जो भावना, इमोशंस है, उसका कोई रोल नहीं है गणित में। इन चीजों का कोई रोल ही नहीं है। गणित केवल सत्य पे आधारित है। जो सच है गणित में वो सच है, उसके अलावा गणित में कोई सच नहीं होता है। गणित हमेशा हमेशा
एनालिसिस ऑफ ट्रुथ से निकलता है। गणित के निष्कर्ष, गणित के सिद्धांत जो होते हैं वो हमेशा एनालिसिस से निकलते हैं। ये गणित की एक विशेष प्रकृति होती है। अगली प्रकृति छठवीं होगी, सातवीं गणित में सदैव क्रमबद्धता, गणित में सदैव क्रमबद्धता, तार्किकता, सटीकता, शुद्धता, होती है। ध्यान रखो, गणित में हमेशा एक क्रमबद्धता, एक ऑर्डर होगा उसका, 100% एक ऑर्डर होगा। आप अगले स्टेप को पहले लिखें, पहले स्टेप को बाद में लिखें, गणित में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। गणित हमेशा एक क्रोनोलॉजी से चलता है। गणित में हमेशा एक ऑर्डर होता है, तो क्रमबद्धता होती है, तार्किकता होती है। गणित तो हमेशा ही प्रकृति तार्किक होती है, सटीकता होती है, शुद्धता होती है। ये गणितीय निष्कर्षों की सबसे बड़ी पहचान होती है। अन्य विषयों की इतनी पहचान नहीं। अन्य विषयों में भावनाओं का स्थान हो सकता है, वहां सटीकता ना हो, शुद्धता ना हो, सार्वभौमिकता ना हो, एक रूपता ना हो, चलेगा। गणित ऐसी किसी चीज को नहीं मानता है। तो गणित में सदैव क्रमबद्धता होती है, तार्किकता होती है, सटीकता होती है, शुद्धता होती है। अगला गणित सदैव अमूर्त अवधारणाओं, गणित सदैव अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में व्यक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। ध्यान रखो, ये गणित की प्रकृति से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमूर्त अवधारणाओं को, जो अमूर्त आपके सोच में है, अमूर्त किसे कहते हैं? अमूर्त अवधारणा क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होगा, एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो होगा वो क्या होगा, और आप उसे मूर्त में यानी कि विजिबल में आप उसे अभिव्यक्त करते, एक्सप्रेसिव उसमें व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं? और ये मैं बच्चों को समझाता हूं। आप देखें, एक बच्चा, इसको अमूर्त को मूर्त में व्यक्त करने को बड़े अच्छे से समझो, बड़े आराम से। एक बच्चा जो 4-5 साल का है, आपके पास विद्यालय में आया है, अभी आपने उसको गिनती नहीं सिखाई है, गिनती आपने उसको नहीं सिखाई है, वो बच्चे से आप पूछते हो कि 3 कंकर कितने होते हैं, वो 3 कंकर उठा लाता है कि मैडम 3 कंकर, या सर 3 कंकर इतने होते हैं, ये 3 कंकर होते हैं। आप उसे कहते हैं 4 पेंसिल कैसे होंगी, वो 4 पेंसिल गिन करके, 4 चौक के गिन करके वो आपको दे देता है, ये 4 हैं, वो गिन देता है। आप उसे 5 पत्ती तोड़ के लाने के लिए कहते हो, वो 5 पत्ती तोड़ के लिए आता है। उसके दिमाग में है कि 5 कितना है, 4 कितना है, 3 कितना, उसके दिमाग में है। लेकिन आप उसे जब विद्यालय में जब वो गणित पढ़ने लगता है, आप उसे लिखना सिखाते हो, आप उसे बताते हो कि 4 पेंसिल तूने गिनी, 4 इतनी है, ये जो तेरी सोच में जो 4 है, इस 4 को ऐसे लिखा जाएगा, ये 4 ऐसे लिखा जाएगा। ये जो 3 कंकर जो तू लेकर गया, तेरी सोच में 3 कंकर है, तू 2 कंकर ला सकता है, 3 कंकर ला सकता है, 5 कंकर ला सकता है, इस 3 को ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान रखो, ये जो सोच में है, ये अमूर्त है, ये अमूर्त विचार है उसका। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, जो केवल सोच में है। ध्यान रखो, अमूर्त का मतलब यही होता है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट का मतलब होता है जो केवल सोच में होता है, जिसे आप देख सुन छू नहीं सकते, वो सोच, वो अमूर्त होता है। लेकिन ये जो होता है, जो आप लिखना सिखाते हो, ये मूर्त रूप होता है। और ध्यान रखो, इसीलिए हम इनको जो होता है, ये बड़ा अच्छे प्रश्न से मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, ये जो अमूर्त विचार जो होता है, ये संख्या होती है, और ये जो मूर्त अभिव्यक्तिकरण होता है, ये संख्यांक होता है, संख्यांक। ये जो 2 शब्द हैं, संख्या और संख्यांक, संख्या और संख्यांक,
संख्या और संख्यांक, ये प्रश्न सीटेट में आया, बड़ा अच्छा प्रश्न था कि संख्या और संख्यांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्या दोनों अमूर्त होती हैं? क्या दोनों अमूर्त विचार है? एब्स्ट्रैक्ट थॉट है। क्या दोनों मूर्त विचार है? क्या ये मूर्त है और ये अमूर्त है, या ये अमूर्त है और ये मूर्त है? ये जो विचार था, ये प्रश्न था बड़ा अच्छा, और बच्चे एक्चुअल में इसको कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने समझ ही नहीं बनाई थी। अगर उनकी समझ बनी होती, उनकी सोच में होता कि ये क्या है, तो वो उसको कनेक्ट कर पाते। अब आप देखो, ये जो संख्या जो होती है, संख्या संख्या वो है जो सोच में है। मैं अगर आप, जैसे आप इसकी तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, मैं अगर आपसे कहूं कि 10 कितने होते हैं, आप सोच के बताओ, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा 10 इतने होते हैं। लेकिन मैं कहूं लिख के बताओ, तो आप जो लिखोगे वो मूर्त है, जो आपकी सोच में आया वो अमूर्त है। इसीलिए हम कहते हैं संख्या जो होती है वो अमूर्त विचार होती है, ये अमूर्त विचार होती है संख्या, और संख्यांक जो होता है ये मूर्त विचार होता है, ये मूर्त विचार होता है। तो संख्या संख्यांक के अंदर को आपको समझना पड़ेगा, और इसी संख्या संख्यांक के विचार को जब आप समझते हो तो फिर गणित सदैव अमूर्त अवधारणाओं को, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसी अनेकों अमूर्त अवधारणाएं होती है बालक के दिमाग में, जिन्हें गणित मूर्त रूप देना सिखाता है। तो गणित सदैव अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में व्यक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। ये गणित की प्रकृति से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रकृति नंबर 8, प्रकृति नंबर 9 लिखता हूं। गणित गणित एक आगमनात्मक प्रक्रिया है। गणित एक आगमनात्मक प्रक्रिया है। आगमन, इंडक्टिव इंडक्टिव प्रोसेस है। तो ये अब इसका भी अर्थ क्या है? आगमनात्मक प्रक्रिया क्या होती है? आगमनात्मक प्रक्रिया होती है, आगमनात्मक प्रक्रिया होती है सामान्यीकरण की क्षमता। ध्यान रखो, जनरलाइजेशन की पावर, सामान्यीकरण की क्षमता, सामान्यीकरण की क्षमता। सामान्यीकरण किसे कहते हैं? जनरलाइजेशन। एंड व्हाट इज जनरलाइजेशन, ये आपको समझना पड़ेगा। सामान्यीकरण क्या होता है? गणित हमेशा अलग 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 घटनाओं में एक समान पैटर्न पहचान करके, समान संबंध पहचान करके एक सामान्य सोच बनाने की, सामान्य नियम बनाने की प्रक्रिया की ओर ले जाता है। ध्यान रखो, ये अपने जीवन काल में हम हमेशा करते हैं। मेरे एक मित्र थे जिनकी शादी हो गई, शादी के कुछ साल बाद उन्होंने कहा कि यार सर, मैं जब भी घर जाता हूं तो रसोई में जब तेज बर्तन बजने की या फेंकने की आवाज आती है, मैं समझ जाता हूं कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत गुस्से में है। तो मैंने कहा कि आपने ये कैसे आइडिया लगाया? उन्होंने उन्होंने कहा कि सर, मैंने इस घटना को पहली बार जब बर्तन में कई तेज तेज बर्तन मंज रहे थे, उस समय मैंने अपनी वाइफ को गुस्से में देखा। फिर ऐसे फिर कभी बर्तन मंज रहे थे तेज तेज आवाज में, रसोड़े में बर्तन फेंके जा रहे हैं, वॉश बेसिन में, सिंक में जो बर्तन धुल रहे हैं वो तेज तेज से फेंके जा रहे हैं। तो मैंने एक दिन ऐसी घटना देखी, उस दिन भी गुस्से में थी। दूसरे दिन ऐसी घटना देखी, वो भी गुस्से में थी। तीसरे दिन घटना देखी, तब भी गुस्से में थी। चौथे दिन यही, चौथे दिन का मतलब ये दिन अलग अलग कुछ अंतराल की बात हो सकती है, क्योंकि भाई रोज गुस्सा रही है जरूर नहीं होता है। तो चौथी बार कभी देखी, फिर वो थी। तो मैंने ये सोच अपनी बना ली, मैंने तुरंत इस बात का एक पैटर्न मैंने स्थापित कर लिया कि यार जब भी रसोड़े में, सिंक में बर्तन तेज तेज मंज रहे हो, इसका मतलब वाइफ जो है वो गुस्से में है। तो मैंने कहा आपने इतनी सारी घटनाओं से निकल करके एक पैटर्न पहचान करके आपने एक सामान्य सोच बनाई, यही आगमन है, यही जनरलाइजेशन है। तो गणित आगमनात्मक प्रक्रिया होती है। गणित आपको कई सारी चीजों में एक समान प्रक्रिया देख करके एक सामान्य सोच की ओर ले जाना का नाम गणित होता है, और ये जनरलाइजेशन पावर होती है। वैसे इसे जब आगमन विधि हम पढ़ेंगे गणित में, जब शिक्षण विधियों का जब टॉपिक आएगा और जहां पे आगमन विधि हमको पढ़नी होती है, वहां पे हम विस्तार से इसको गणित के एग्जाम्पल्स के सापेक्ष देखेंगे। तो गणित एक आगमनात्मक प्रक्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये गणित की प्रकृति से जुड़ा। अगला 10वां बिंदु, विज्ञान की विज्ञान की अनेक शाखाओं
विज्ञान की अनेक शाखाओं जैसे जैसे भौतिकी रसायन, भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी जिसे बोलते हैं, भूगर्भ शास्त्र, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी, गणित की विज्ञान की अनेक शाखाएं जो होती हैं, को उनका आधार गणित की गणनाएं होती है, उनके मूल में गणित होता है। गणित अगर नहीं होता तो उन विषयों का अस्तित्व, अब फिजिक्स है, फिजिक्स तो पूरी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स होता है। रसायन विज्ञान में आप देखो बिना गणितीय गणनाओं के आप कुछ कर नहीं सकते हो। भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी जो होती है, खगोलिकी जो है, सब में ऐसे और गणित की अनेक शाखाओं में किसी में तुलनात्मक कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में बहुत ज्यादा होगा। जैसे फिजिक्स जैसे विषय में, भूगर्भ शास्त्र जैसे विषय में, खगोलिकी जैसे विषय में, ये तो पूरी तरह गणित पर आधारित है। रसायन में बहुत सीमा तक गणित होता है। गणित की अनेक शाखाएं होती हैं, उनका आधार जो होता है, आदि का आधार गणित विषय ही होता है। ये गणित विषय जो है वो अनेक अनेक विषयों, अनेक विज्ञान विषयों के गणित विषय होता है। अनेक विज्ञान की शाखाएं बिना गणित के चल ही नहीं सकती हैं। आप उनमें से गणित हटा दो, जैसे मैंने कहा कि फिजिक्स है, फिजिक्स में से आप गणित को हटा दो, गणित कभी भी, बिना गणित के फिजिक्स कभी चल ही नहीं सकता है। आप रसायन में से गणित हटा दो, न जाने रसायन विज्ञान का कितना पार्ट खत्म हो जाएगा। आप खगोलिकी से गणित हटा दो, गणित की गणना, खगोलिकी विषय खत्म हो जाएगा। न जाने कितने सारे विषयों का आधार गणित होता है। ये गणित की प्रकृति से जुड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, गणित अनेक तथ्यों के आधार पर, अनेक तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है। संप्रत्यय निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट की प्रोसेस होती है। गणित में हमेशा यही होता है। गणित अनेक सारे फैक्ट्स को मिला करके फिर एक अवधारणा का निर्माण करता है, और उस अवधारणा का सत्यापन के बाद फिर एक निष्कर्ष बनता है। तो ध्यान रखो, एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया होती है ये गणित का। और एक बिंदु और लिख देता हूं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार होता है। आपका जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार होता है। तो आपको ये जो सारे बिंदु जो मैंने बताए हैं, अभी हम चर्चा, एक बार मैं स्लाइडों का एक बार रिवीजन में कर लूंगा। तो जितने भी गणित से, प्रकृति से जुड़े मैंने जो बिंदु मैंने आपको बताए हैं, वो सारे बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। परीक्षा में प्रकृति क्या है गणित की, इससे जुड़े कई सारे बिंदु जब आपके कनेक्ट होते हैं तो आपको वो ध्यान रहता है गणित की प्रकृति क्या है, इससे जुड़े हमने जैसे बात स्टार्ट की, हर विषय की अपनी एक विशिष्ट प्रकृति होती है। चाहे भाषा विषय हो, चाहे पर्यावरण विषय हो, चाहे गणित विज्ञान विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो, चाहे गणित ही हो, हर विषय की अपनी एक विशिष्ट संरचना होगी, और विशिष्ट संरचना का संबंध ही उस विषय की प्रकृति से होगा। तो प्रत्येक विषय की प्रकृति उसकी कुछ विशिष्टताओं से जुड़ी होगी। जैसे भाषा विषय की विशिष्टता होती है कि वो आपको अभिव्यक्त करना सिखाती है। विज्ञान आपके अन्वेषणात्मक खोजी प्रकृति को बढ़ाती है। पर्यावरण जो होता है वो परिवेश से जुड़ी सारी चीजों को समझने में मदद करता है। सामाजिक जो होता है वो सामाजिक समाज, उसका इतिहास, उसका संगठन, समूह का संगठन, समूह की शासन व्यवस्था, उस सबको समझने में सहायता देता है। ये जो सारी होती है, इसी तरीके से सब विषयों की प्रकृति है। तो गणित की अपनी एक प्रकृति है, और गणित की प्रकृति केवल गणनात्मक कौशल तक सीमित नहीं होती है, उससे भी ज्यादा एक तार्किक संरचना होती है गणित की। और गणित की प्रकृति को इन बिंदुओं में हम लोग समझ सकते हैं। गणित की प्रत्येक शाखा स्वयं सिद्धि अभिग्रहित से प्रारंभ होती है। स्वयं सिद्धि मैंने बता दिया, स्वयं सिद्धि गणित के ऐसे विचार होते हैं
जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं में सिद्ध माने जाते हैं। मैंने आपको कुछ विचार दिए हैं, कोई राशि अपने अंश से बड़ी होती है ना, और ये जो स्वयं सिद्धि होती है, ये गणितीय सिद्धांतों की प्राप्ति का आधार होती है। दो सरल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं भले एक बिंदु पे काटेंगी, एक से ज्यादा बिंदु पे कभी काटी नहीं सकती है। दो संकेंद्रीय वृत्त कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। एक राशि अपने सभी टुकड़ों का, सभी अंशों का कुल योग होगी। ऐसी कई सारी स्वयं सिद्धि है। तो गणित की प्रत्येक शाखा स्वयं सिद्धि से प्रारंभ होती है। दूसरा, गणित की अपनी एक भाषा होती है, और गणित की भाषा में गणित के जो सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, संकेत होते हैं, प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, ये एक विशिष्ट निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, ये दो तीर लग गए तो आपने तुरंत अनुमान लगा दिया कि समांतर रेखाएं हैं। ये बड़ा है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये लग गए तो आपने चिन्ह देख के बता दिया कि बड़ा है, छोटा है, बराबर है। आपने त्रिभुज में ये दो पे लगा, दो भुजाओं पे लगा तो आपने बता दिया। समद्विबाहु तीनों पे लग गया तो बता दिया कि समबाहु त्रिभुज है। कोण का आपने बता दिया, जैसे मैंने अभी कोण का कहा था कि कोण पे जैसे ही चिन्ह लगा तो आपने तुरंत बता दिया कि अब 90 डिग्री का है, अब समकोण त्रिभुज है। ये तो गणित की अपने चिन्ह संकेत भाषा होती है। गणित की सर्पिलाकार प्रकृति, गणित के सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। निष्कर्ष सदैव सार्वभौमिक होते हैं। हमेशा सब जगह, विश्व में किसी भी जगह जाएंगे उसको यूनिवर्सलिटी होगी, सब जगह एक समान तौर पे। और यही जो है गणित को विश्वव्यापी, मैंने इसको अंडरलाइन कर देता हूं, विश्वव्यापी विषय बनाती है। ये प्रश्न परीक्षा में आया है कि गणित को विश्वव्यापी विषय बनाने में गणित की कौन सी प्रकृति काम करती है। वो गणित की सार्वभौमिकता काम करती है। सदैव अविवादास्पद निर्णय होते हैं, कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती है। सत्य का विवेचन करके, एनालिसिस ऑफ ट्रुथ करके निकाले जाते हैं। उसमें कोई भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। मेरा पर्सनल कमिटमेंट क्या है इसका कोई मतलब नहीं है, पर्सनल इमोशन क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। गणित में क्रमबद्धता होगी, तार्किकता, सटीकता, शुद्धता होगी। अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप में व्यक्त करने की बात होगी। और जैसे हमने कहा, अमूर्त मूर्त को मैंने एक संख्या और संख्यांक से के माध्यम से बताया, तो अमूर्त विचारों को मूर्त रूप में व्यक्त करता है। गणित आगमन की प्रक्रिया होती है हमेशा, सामान्यीकरण की प्रक्रिया होती है हमेशा, अनेक घटनाओं में समान पैटर्न देख करके। और ये लास्ट स्लाइड थी आपकी, अनेक शाखाओं का, विज्ञान की अनेक शाखाओं का आधार गणित होता है। गणित के अनेक तथ्यों के आधार पर संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है। कई सारे तथ्य जो होते हैं मिलकर के एक संप्रत्यय निर्माण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार। तो विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि सारी चीजों को पढ़ लेने के बाद, सारे स्लाइडों को एक बार जानने के बाद, ये जो बिंदु हैं आपने अच्छे से समझे हैं और अच्छे से समझे हैं। गणित में हमेशा मैं एक बात बोलता हूं, चाहे गणित हो, चाहे गणित का शिक्षण शास्त्र हो, आप अवधारणाओं को समझने का प्रयास कीजिए, चर्चाओं को सुन करके उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, वो आपकी समझ में। और आजकल कंपटीशन के टाइम में मैं आपको बता रहा हूं कि आजकल कंपटीशन के टाइम में आपको इस बात की आवश्यकता नहीं है कि आप रटते कितना है, इस बात की आवश्यकता ज्यादा है कि आप समझते कितना हो। वो आपको सबसे ज्यादा आपको कनेक्ट करेगी, वो आपको परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्नों के हल करने में, क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आजकल मैं देख रहा हूं, उसमें ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जहां पे आपको निर्णय वहां पे लेना होता है। वो निर्णय आप तब ले पाते हो जब आपने अवधारणाओं को समझा होता है। हमारी मुलाकात सिलेबस के विभिन्न खंडों पर होती रहेगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों से जो चर्चा की है अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, रीडिंग भी अच्छे से मारिए। हम लोग मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।